गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग ओनिंग द इंटरसेप्टर 650। 2019 टुवर्ड्स थर्ड क्वार्टर मैंने इंटरसेप्टर ख़रीदी थी और अभी 1 साल पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं इंटरसेप्टर के साथ। ओवरऑल द एक्सपीरियंस हैज़ बीन ग्रेट, बट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो मैंने एक्सपीरियंस किए 1 साल में इस बाइक के साथ। 90% चीज़ें पॉजिटिव हैं, अबाउट 10% चीज़ें नेगेटिव नहीं बोलूँगा मैं। वो अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं फॉर रॉयल एनफील्ड कि वो आगे आने वाले वर्जन्स में उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, ताकि इंटरसेप्टर में जो 19-20 अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकें और जो फ्यूचर कस्टमर्स हैं वो इस बाइक को लेके बिल्कुल भी स्ट्रगल ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो 1 साल में मैंने इस बाइक पर किया है एक दिल्ली, लद्दाख एंड बैक टू दिल्ली ट्रिप। हमने किया था दिल्ली से पटनी टॉप से कारगिल, कश्मीर होते हुए कारगिल एंड कारगिल से लद्दाख से मनाली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वापस दिल्ली। तो ये पूरा सर्किट हमने कंप्लीट किया था लास्ट ईयर एंड आई एम ग्लैड वी डिड दैट लास्ट ईयर, क्योंकि इस साल तो आप सभी जानते हैं क्या है। तो आई एम ग्लैड वी डिड नॉट डिले आवर लद्दाख राइड, क्योंकि अगर हमने डिले किया होता तो इस साल तो हम डेफिनेटली नहीं जा पाते। तो कैसी रही मेरी लद्दाख ट्रिप, क्या रहा एक्सपीरियंस? I've already made a video about the Ladakh ride experience I had on my Interceptor, but एक ब्रीफ समरी ये है कि मैंने बाइक ख़रीदने के बाद पहली मेरी राइड एक्चुअली लद्दाख राइड ही थी इस बाइक पर। ये क्या हुआ? ओ, कोई ट्रक पलटा है। आई होप बच गया हो जो भी हो। ओके, तो लद्दाख ट्रिप पर मुझे इस बाइक की हाईवे कैपेबिलिटी के बारे में मालूम पड़ा और ये वाइज़र नहीं था बाय द वे उस टाइम। तो लद्दाख ट्रिप पर बाइक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और आई वाज अ बिट नॉट 100% श्योर अबाउट हाउ इट्स गोना परफॉर्म एट ऑल्टीट्यूड्स अबव 15,000 फीट, बट बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर चाहे वो जोजिला पास हो, खारदुंगला हो, चांगला पास हो, तांगलांगला हो, कहीं पर भी हाइट की वजह से किसी भी टाइप का इशू मेरी बाइक पर नहीं आया। बाइक ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म किया। आई वॉज एन्जॉइंग दैट राइड। द ओनली थिंग दैट इट वॉज ट्रबलिंग मी वॉज द सीट। अब इस राइड पर जाने पर ही मुझे मालूम पड़ा कि इसकी जो स्टॉक सीट है वो सूटेबल नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए, जिसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। राइड से आने के बाद मैंने इसकी सीट को अपनी बाइक की सीट को कस्टमाइज़ किया और नाउ द बाइक इज़ रियली कंफर्टेबल। आई मीन इट्स कंफर्टेबल फॉर मी एज वेल एज द पिलियन एज वेल, सो आई एम एन्जॉइंग। तो बाइक परफॉर्म रियली वेल और मुझे किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट बाइक से नहीं हुई। बाइक में इनफ पावर थी उतनी हाइट पर भी कि आराम से चढ़ सके और ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी बाइक की परफॉर्मेंस से। अब हम आ जाते हैं टायर्स पर। अब टायर्स जो हैं इस बाइक के डिसेंट है, बहुत अमेजिंग नहीं है, बट अच्छे हैं, मैं बुरे नहीं बोलूँगा। पिरेली के जो फैंटम सीरीज़ के टायर हैं वो डिसेंट है फॉर जनरल राइडिंग और ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है बाइक। तो मैं उस एरिया में इस बाइक को मैं की कमी नहीं मानूंगा कि टायर्स अच्छे नहीं हैं ऑफ रोड के लिए, क्योंकि ऑफ रोड बाइक नहीं है। बट एक चीज़ है, सिंस दिस बाइक हैज़ स्पोक व्हील्स, तो इस पर ट्यूब लगती है। टायर ट्यूबलेस है बाय द वे, बट बिकॉज ऑफ द स्पोक व्हील्स इसमें ट्यूब डालनी पड़ती है
और इससे एक चीज़ हमेशा आपके मन में रहती है, पंक्चर। क्योंकि अगर ये बाइक पंक्चर हो जाएगी तो इसका जो रियर व्हील है स्पेशली उसको निकालना फिर भी इतना ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, बट निकाल के जो पंक्चर लगाने का प्रोसेस है ट्यूब टायर्स का, उसके बाद इस व्हील को वापस इस बाइक पर लगाना बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मुश्किल इस चीज़ को पूरी तरह से अपने आप से कर पाएंगे। इवन दो आपके पास सारे टूल्स होंगे, स्टिल बहुत मुश्किल है कि आप ये टास्क अपने आप खुद से कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो आपके 1 से 1.5 घंटा कहीं नहीं गया, इनफैक्ट 2 घंटे भी लग सकते हैं। क्योंकि ये व्हील वापस जो पीछे का डिस्क ब्रेक है उस पर फिट होता ही नहीं है आराम से, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरे साथ लकीली लद्दाख राइड में पूरे 3000 किलोमीटर्स की राइड में एक भी पंक्चर नहीं हुआ। आई वॉज रियली लकी, क्योंकि लद्दाख में हमने देखा था कि हिमालयन जो थी, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, उसमें बहुत ज़्यादा राइडर्स थे जो पंक्चर से परेशान थे। और होता क्या है, नॉर्मली आप बाइक की ट्यूब को, वो जो लिक्विड आता है पंक्चर प्रूफ लिक्विड, उससे आप भर देते हैं तो छोटे मोटे पंक्चर से आप बच जाओगे। लेकिन लद्दाख में हमने जितने भी पंक्चर के केस देखे थे उस पर पूरी की पूरी ट्यूब जो है फट गई थी। तो उस केस में तो वो लिक्विड कुछ नहीं कर सकता। उस केस में यू विल डेफिनेटली मिस अ ट्यूबलेस टायर। तो उस सिनेरियो में हमने देखा कि हिमालयन के राइडर्स बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। और रात को जहाँ भी हम रुक रहे थे वहाँ पे बेचारे हर एक टेंट में आके पूछ रहे थे कि इफ़ यू हैव एन एक्स्ट्रा ट्यूब आप हमें हमारी मदद कर सकते हैं, अगर 17 इंच का टायर है 18 इंच की ट्यूब भी चलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान दिखे थे मुझे हिमालयन राइडर्स। और इसीलिए मेरे लिए भी एक बहुत टेंशन की बात थी कि अगर मेरी बाइक पंक्चर हुई तो मैं क्या करूँगा। Although we were carrying all the tools and I was also carrying an extra tube for myself, but still मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा टेंशन में था। चलो लकीली पंक्चर नहीं हुआ, बट 1 साल के मेरे पूरे इंटरसेप्टर के एक्सपीरियंस में पंक्चर एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दिल्ली से हिमाचल की राइड कर रहा था और NH1 जो है हाईवे पर अम्बाला के पास ही मेरा टायर पंक्चर हुआ। और पंक्चर में वही सेम सिनेरियो हुआ कि पूरी ट्यूब फट गई और उसके अंदर अगर कोई सीलेंट होता भी तो कुछ नहीं होने वाला था। इनफैक्ट टायर अंदर से गंदा हो जाता लेकिन और कुछ नहीं होता। जैसा मैंने कहा, छोटे मोटे पंक्चर्स के लिए वो सीलेंट, वो लिक्विड हेल्पफुल है, बट जो मेरे साथ हुआ था उस केस में वो सीलेंट कुछ नहीं कर पाएगा, आप फंसोगे उस मामले में। तो मेरा जो टायर पंक्चर हुआ, मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करता हूँ जो कील है जो इस टायर में घुसी थी, पीछे वाले टायर में। और उसके बाद मैंने बाइक को लगभग 1 किलोमीटर धक्का लगाया था, अराउंड 800 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में मैंने धक्का लगाया था। और उसके बाद इवेंचुअली मुझे एक सरदार जी मिले थे पंक्चर शॉप वाले, जिन्होंने इसे ठीक करने के लिए अग्री किया। और उनको काफ़ी टाइम लगा व्हील को वापस लगाने में, निकालने में इतना टाइम नहीं लगा। और आई वॉज नॉट कैरिंग एन एक्स्ट्रा ट्यूब एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, तो मैंने RSA यूज़ किया। अब एक्सपीरियंस में ये एक और पार्ट आता है, रोड साइड असिस्टेंस। RSA से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जब मेरी बाइक पंक्चर हुई तो मैंने RSA को कॉल किया और RSA ने लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे कॉल बैक किया। और कॉल बैक करने के बाद उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी जो नियरेस्ट रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है जहाँ से आई कैन गेट अनदर ट्यूब। सो RSA से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आई एम हैप्पी विद द सर्विस। तो सिर्फ इंटरसेप्टर 650 एंड GT 650 ही ऐसी 2 बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की, अगर आप खरीदेंगे तो इनके साथ आपको 1 साल नहीं बल्कि 3 साल की RSA मिलेगी एट नो एडिशनल चार्जेस, विच इज़ ग्रेट। 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आई डोंट हैव टू रिन्यू माई RSA प्लान। मेरे पास और 2 साल की सर्विस बची है, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। सो व्हाट आई
एक्सपेक्ट और व्हाट आई वांट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इज़ कि आप फ्यूचर में एटलीस्ट एक एलॉय व्हील का ऑप्शन दें। स्टैंडर्ड बाइक के साथ ना भी दें तो एटलीस्ट एज एन ऑप्शन, एज एन एक्सेसरी आना चाहिए कि एक एलॉय व्हील का ऑप्शन आए। इन जनरल 650 जो GT एंड इंटरसेप्टर दोनों हैं उनके लिए एलॉय व्हील का ऑप्शन आना चाहिए ताकि हम ट्यूबलेस टायर्स रन कर सकें, विदाउट ट्यूब चल सकें और पंक्चर वाली जो चीज़ है उससे बच सकें। तो बात हो रही है एडिशनल एक्सेसरी की, तो वन मोर थिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट, दैट आई वुड वांट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इज़ एन ऑप्शन ऑफ fully blacked out engine casings. Now these engine casings are a pain to maintain. आपको ऑलमोस्ट हर हफ्ते इसको साफ़ करके पॉलिश करना है, नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीडेशन मार्क्स इस पे आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो अगर मुझे लगता है अगर इंजन केसिंग फुली ब्लैक्ड आउट होती तो मेंटेनेंस थोड़ी सी आसान हो जाती। जिस तरह से थंडरबर्ड में आता है ये ऑप्शन, इवन हिमालयन में ये ऑप्शन आता है, तो ये ऑप्शन आई वुड एक्सपेक्ट रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करे फ्यूचर में एटलीस्ट। हाईवे पर इजीली आप अराउंड 280 to 90 किलोमीटर्स आपको मिल जाएंगे विद अ सिंगल टैंक। एक टैंक में आराम से आप 290 किलोमीटर्स कर सकते हैं। और लद्दाख जैसी जगह पे जहाँ पे आप हमेशा हाई ऑल्टीट्यूड पे चल रहे हैं और 6 गियर तो कभी लगेगा ही नहीं, आप अराउंड 2nd 3rd गियर में रहेंगे। कभी मौका मिल गया 4th गियर लगाने का तो अलग बात है, बट जनरली आप 3rd गियर में ही रहते। तो लद्दाख में आई गॉट टू टेस्ट द टैंक रेंज ऑफ माई बाइक। वहाँ पर मुझे अराउंड 270 किलोमीटर्स की रेंज मिली थी। तो ले सिटी से कीलोंग के स्ट्रेच के बीच में आई गॉट टू नो हाउ मच माई बाइक कैन कवर विद वन सिंगल टैंक। एक फुल टैंक में अराउंड 270 किलोमीटर्स मुझे मिला था, 275 एक्चुअली 275 किलोमीटर्स मिला था, जिसमें बाइक में पेट्रोल थोड़ा सा बचा हुआ था, बट आई डिडंट वांट टू रिस्क इट। आई वॉज कैरिंग एन एक्स्ट्रा 5 लीटर फ्यूल कैन और वो 5 लीटर भरवाने के बाद कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। आई कवर्ड अनदर अबाउट 50 किलोमीटर्स, लेस देन 50 किलोमीटर्स, अराउंड 40 किलोमीटर्स और कवर किया और उससे पहले ही मुझे कीलोंग में पेट्रोल पंप मिल गया। माइलेज मुझे काफ़ी अच्छी मिली, स्पेशली पहाड़ पर। 270-280 किलोमीटर्स पहाड़ों पे बहुत ही अच्छी रेंज है। हाईवे पर अगर आप 80-100 के बीच में चल रहे हैं तो आराम से आप 300 किलोमीटर्स मार सकते हैं इस पर, लेकिन आप 80-100 पर चलेंगे नहीं इंटरसेप्टर पर। इंटरसेप्टर पर आप अराउंड 100-120 के बीच में ही चलेंगे और उस स्पीड में इस बाइक की रेंज लगभग 280-90 किलोमीटर्स है। ये देख लो, इसकी कमी रह गई थी। क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है? एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की अपनी बाइक पर वॉज डेड बैटरी। एक बार मेरी बैटरी डेड हुई है और उसका रीज़न मेरी लापरवाही नहीं है। इट वॉज नॉट एज इफ़ कि मैंने बाइक खड़ी छोड़ दी और बैटरी जो है वो डेड हो गई, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम पे अराउंड 50 to 60 डेज़ मेरी बाइक खड़ी रही और ऐसा कोई इशू बाइक पे नहीं आया। तो ये एक खराबी थी जिसकी वजह से बैटरी डेड हुई। अब बाइक में एक ऐसा पार्ट लगा है जिससे बैटरी चार्ज होती है। अब आप कहेंगे उसको ऑल्टरनेटर कहते हैं, बट ऑल्टरनेटर नहीं है, उसका कुछ और नाम है। मैं पिक्चर शेयर करूँगा वीडियो में ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ। तो ये पार्ट जो है ये ख़राब हो गया था। ये
हो रहा ये था कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। बाइक जब चल रही है तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, और लाइट जो है, बाकी इलेक्ट्रिकल्स जो हैं, वो उसका लोड जो है पूरा बाइक पे आ रहा था। सबसे ज़्यादा लोड आता है जब आप बाइक सेल्फ स्टार्ट करते हैं। वो लाइट ऑन थी लो बैटरी की, बट द प्रॉब्लम इज़ मैंने अपनी बाइक वॉश करवाई थी और आई थॉट कि पानी चला गया है मीटर में, इस वजह से शायद लाइट ऑन हो गई है। सीधा मैं बाइक को सर्विस सेंटर ले गया और मैंने बाइक को दिखाया। उन्होंने मेरी बाइक रख ली और मुझे बोला कि हम चेक्स करेंगे इस पर, और आप कल जो है आफ्टरनून में आके बाइक को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में जिस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उसी टाइम पर गया। मैं वहाँ सर्विस सेंटर पहुँचा और बाइक लगी हुई थी, उस पर काम चल रहा था। जहाँ पे बाइक सर्विस होती है उस फोकलिफ्ट में बाइक लगी हुई थी, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो इशू रिज़ॉल्व नहीं कर पाए हैं। इवेंचुअली दे रियलाइज़ कि वो पार्ट जो है वो बाइक का ख़राब हो चुका है, और अब मैंने उस पार्ट की रिप्लेसमेंट के लिए बोला। वो उस पार्ट को ठीक करना चाहते थे, लेकिन आई वांटेड अ रिप्लेसमेंट। इवेंचुअली दे अग्रीड टू रिप्लेस दैट पार्ट, और उस पार्ट को रिप्लेस करने के बाद मेरे से साइन वाइन करवाया गया, और फीडबैक फॉर्म भी फिलअप करवाने की रिक्वेस्ट की उन्होंने। मैंने फीडबैक फॉर्म इतना अच्छा नहीं भरा, जिस पे वो थोड़े से परेशान हो गए सर्विस सेंटर वाले, और एक सॉर्ट ऑफ डिबेट चालू हो गई थी कि नहीं सर, हमने तो सारा काम करके दिया है, आप नेगेटिव कैसे लिख के दे रहे हो। मैंने कहा सर, मैंने आपके लिए कुछ नेगेटिव लिखा ही नहीं है। मैंने तो बाइक के उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए नेगेटिव लिखा है कि बाइक को ख़रीदे हुए कुछ ही महीने हुए हैं, वो 4 से 5 महीने हुए हैं, और 4 से 5 महीने के अंदर एक पार्ट ख़राब हो गया है। मैंने उसका फीडबैक लिखा है। आपके सर्विस क्वालिटी के लिए मैंने कुछ गलत लिखा ही नहीं है, इनफैक्ट मैंने अच्छा लिखा है। मैंने उस फीडबैक फॉर्म में लिखा था कि सर्विस क्वालिटी वॉज वेरी गुड एंड द पीपल हियर वर रिस्पेक्टफुल। उनकी शक्ल देख के मुझे थोड़ी सी दया आ गई, और मैंने थोड़ा सा काट के अच्छा लिख दिया कि सर मज़ा आ गया, इन्हें तो मतलब रसगुल्ले खिलाए, चाय पिलाई, मजाक कर रहा हूँ, बट मैंने पॉजिटिव फीडबैक लिख दिया उसमें। तो ये एक सॉर्ट ऑफ नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस था मेरे साथ इस बाइक को लेकर। वो पार्ट रिप्लेस करने के बाद ऐसा कोई इशू नहीं आया, बट ये मेरे साथ एक बार हो चुका है। इसमें इस 1 साल में मैंने बाइक को बारिश में चलाया है, कीचड़ में चलाया है, पहाड़ों पे चलाया है, और किसी भी तरह का कोई भी रस्टिंग का इशू मेरी बाइक पे तो कहीं नहीं आया है। किसी भी तरह का पेंट निकला हो या कुछ कहीं कुछ क्रैक हो, रस्ट हो, कहीं कुछ नहीं आया है। तो बिल्ड क्वालिटी में भी आई वुड गिव दिस बाइक अ थम्स अप। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एक्सेसरीज़ की बात करते हुए एक एक्सेसरी मेरे ध्यान में आती है जो रॉयल एनफील्ड ऑफ़र करता है, वो है वाइज़र फॉर 650 सीरीज़। अब 2 टाइप के वाइज़र आते हैं, एक आता है शॉर्ट वाइज़र और एक आता है टॉल वाइज़र। प्रैक्टिकली दोनों यूज़लेस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ लुक्स के लिए हैं। अब ये बाइक एक स्ट्रीट बाइक है, इट इज़ नॉट अ क्रूज़र, सो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दे वर नॉट सपोज टू मेक a tall visor which will be suitable for touring. So this is the Himalayan visor which I got for my bike, and it works. It's a Triumph Street Twin. Now this bike is so classy. कैमरा ऑन होने का एक फ़ायदा है कि मेरे मन में रहता है कि गाली नहीं देनी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में तो गाली ना देना थोड़ा सा मुश्किल है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल, इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद बेटर वीडियोस. So until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.